नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। नागालैंड के पहले प्रौद्योगिकी पार्क का आज शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा संस्थानों को आज और कल बंद करने के निर्देश। ओडिशा के 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, राज्य में मूसलाधार वर्षा के कारण महानदी सहित कई नदियां उफान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस। देश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। और हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय के उपलक्ष्य में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और वीडियो लिंक के माध्यम से शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। दुशांबे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि होंगे। एक रिपोर्ट। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन है और चौथा शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। शिखर सम्मेलन में नेतागण पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य के हालात और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की संभावना है। सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि श्री मोदी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। Prime Minister is in Washington. He will also have a bilateral meeting with President Biden. We also look forward to bilateral meetings with other Quad leaders, time permitting, as well as bilateral meeting with some other leaders while he's in New York on September 25th. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की मौजूदा स्थिति और वैश्विक घटनाओं पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 14 जुलाई को हुई पिछली बैठक के बाद दोनों पक्षों में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के शेष मुद्दों को हल करने में कुछ प्रगति हुई थी और गोगरा क्षेत्र में सेना हटने का काम पूरा हो गया था, लेकिन अब भी कुछ बकाया मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति को लंबे समय तक खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन को आपस में मिलकर समस्या से निपटना चाहिए और आपसी सम्मान के आधार पर संबंध बनाने चाहिए। उन्होंने इसे आवश्यक बताया कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को तीसरे देश की नजर से न देखे। विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक एशियाई एकजुटता का संबंध है, भारत और चीन को इसके लिए एक उदाहरण स्थापित करना है। दोनों मंत्रियों के बीच आपसी संपर्क में रहने पर सहमति हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सुबह 11 बजे लखनऊ में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कोविड महामारी के बाद पहली बार सभी प्रतिनिधि इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। रक्षा राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। इससे पहले कल समिति ने परिषद की बैठक में आज रखे जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले वे तीसरे राष्ट्रपति होंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शिमला शहर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति आज विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस मेगा इवेंट में 73 से ज्यादा पूर्व सांसद और विधायक हिस्सा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को भी सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी राज्य विधानसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण करेंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए शिमला पहुंच गए हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल के उन 5 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें सत्र में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की 2 दशक की सेवा और सुशासन के प्रति समर्पण का उत्सव मनाने का भी अवसर है। इन 20 वर्षों के दौरान श्री मोदी ने गरीबों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। आकाशवाणी आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रस्तुत करेगा। ये दिन गुजरात में वडनगर से संबंधित बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की यात्रा का प्रतीक है, जो अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से एक महान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो किसी निश्चित सिद्धांत द्वारा निर्देशित हों। उनका शासन मॉडल अद्वितीय है क्योंकि ये उनके अपने अनुभवों से प्रकट हुआ है। शौचालय से लेकर मंगलयान तक उनके पहलों का फलक बहुत ही व्यापक है। करोड़ों दिलों में गूंज रही विशेष आवाज, जिसका वैश्विक मंचों पर चल रहा जादू, आम आदमी के दर्द से पिघलता है जो दिल, जिनकी अगुवाई में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। सुनिए प्रधानमंत्री के जीवन पर विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। 100.1 FM गोल्ड सहित आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर शुक्रवार 17 सितंबर को सुबह 9:30 पर। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर गुजरात में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में 71 स्थानों पर योग और रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। यज्ञ और हवन किए जा रहे हैं तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई इस दिन को सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य सरकार आज व्यापक टीकाकरण अभियान आयोजित कर रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन विशिष्ट तरीके से मनाया जा रहा है। राज्य में आज बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 35 लाख लोगों को टीका लगाने का है। राज्य में आज 7,500 गांवों में 100% टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीके की पहली खुराक में राज्य के करीब 6,000 गांव पहले से ही 100% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि आज से गुजरात में श्रमिक और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्रमिक और गरीब परिवारों के नजदीक राज्य में 100 दीनदयाल जन औषधालय केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर का दल भी रहेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट में प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को न केवल समय से पहले सोचने और उसे पूरा करने का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे साकार भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि जिन्होंने अब तक कोविड टीके की खुराक नहीं ली है, वे टीकाकरण करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का उपहार दें।
भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कोविड वैक्सीन की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड बनाकर उनके जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाना है। बिहार में आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के 30 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए मेगा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इसके लिए राज्य भर में 14,000 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और कहा, श्री मोदी सेवा में की भावना के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि श्री मोदी की असाधारण दृष्टि, अनुकरणीय नेतृत्व और समर्पित सेवा से देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति ने श्री मोदी के लंबे, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की। हमारी विशेष श्रृंखला जन जन की बात में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों का उल्लेख करेंगे जिसने पिछले 20 वर्षों में भारत को बदल दिया है। आयुष्मान भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। देश के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत न आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत माध्यमिक और तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पूर्ण रूप से कैशलेस और पेपरलेस योजना है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। क्वाड नेताओं की शिखर बैठक 24 सितंबर को वाशिंगटन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस। देश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन। नागालैंड के पहले प्रौद्योगिकी पार्क का आज शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा संस्थानों को आज और कल बंद करने का निर्देश। ओडिशा में 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। राज्य में मूसलाधार वर्षा के कारण महानदी सहित कई नदियां उफान पर। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय के उपलक्ष्य में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज सड़क मार्ग से इम्फाल से कोहिमा पहुंचेंगे। वे कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और कौशल आचार्य पुरस्कार वितरित करेंगे। उसके बाद कोहिमा के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण करेंगे। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से तेज वर्षा की स्थिति को देखते हुए सावधान रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्तों से राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई भागों में पिछले 36 घंटों से तेज वर्षा हो रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के शिक्षा संस्थाओं को आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ के कई इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और बिजली की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि बिना आवश्यक कार्य के बाहर न निकलें। सड़कें और चौराहे पानी में डूबे हैं तो वहीं अंडरपास भी बारिश के पानी से भर गए हैं। कमोवेश यही हालात राज्य के कई अन्य जिलों में भी हैं और वर्षा जनित हादसों में कई लोगों की जानें चली गई हैं। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ओडिशा सरकार ने महानदी में हल्की से मध्यम बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर हैं। राज्य सरकार ने कटक, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इन जिलों में संवेदनशील स्थानों पर राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 30 और ODRAF के 12 दलों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य में दीवार गिरने और डूबने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय के उपलक्ष्य में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ऑपरेशन पोलो के नाम से प्रसिद्ध ये दिवस पुलिस कार्रवाई का द्योतक है। आज ही के दिन 1948 में निजाम के दमनकारी शासन का अंत हुआ था। हैदराबाद और तेलंगाना के कई भागों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज निर्मल कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्त गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। Azadi Ka Safar with AIR News, Birth of a Nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest. आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरियार के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता E.V. रामासामी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। पेरियार तर्कवादी विचारक, लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वो ऐसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर थे जो सहजता से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर सकता था और अपनी इसी खासियत की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में वो समाज के हर वर्ग के लोगों को लामबंद करने में सफल रहे। अपने बेहद करीबी दोस्त सी राजगोपालाचारी की वजह से पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया। स्वाधीनता आंदोलन को लेकर पेरियार की प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन सभी 29 पदों से इस्तीफा दे दिया था जिन पर वे आसीन थे। इतना ही नहीं, पेरियार ने पारिवारिक व्यापार भी बंद कर दिया था।
उस वक्त जबकि कारोबार से उन्हें 20,000 रुपए सालाना की कमाई होती थी। उन दिनों 1 औंस सोने का मूल्य 10 रुपए भी नहीं था। पेरियार ने खादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें सजा भी हुई। पेरियार ने भगत सिंह के राजनैतिक विचारों की प्रशंसा की और 29 मार्च 1931 को अपनी पत्रिका कडी अरसू में संपादकीय के माध्यम से उन्होंने भगत सिंह के बलिदान की सराहना की। पेरियार ने महिलाओं की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर सवाल उठाया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पेरियार ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। போல நடக்கக்கூடிய உரிமை வேணும், உங்களை காப்பாற்றிக்க உங்களுக்கு சக்தி வேணும், இன்னொருத்தன் வீட்டில் போட்டு பூட்டுறது போல அடிமைத்தனம் வேற இல்லை. அந்த காரணத்தினாலே தான் பொம்பளைகளுக்கு இவ்வளவு கெட்ட பேர் எல்லாம் வர்றதுக்கு ஏற்பட்டது. நம்ம நாடு என்னைக்கு பெண்கள் நிலைமை உயர்ந்தோ அன்னைக்கு தான் ஆம்பளைக்கு என்ன கேடு, அவன் எப்படியோ போறோம், அதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया और सभी क्षेत्रों में उनके लिए 50% आरक्षण का मुद्दा उठाया। स्त्री पुरुष समानता के कट्टर समर्थक पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1940 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने की पेशकश की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत चुनिंदा व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से ये घोषित करना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना गलत है। वास्तव में तत्कालीन वायसराय लिनलिथ गो ने भारत की निर्वाचित प्रांतीय सरकारों से परामर्श किए बगैर 3 सितंबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी का मत था कि एकमात्र उपयुक्त चेष्टा अहिंसक रूप से युद्ध का विरोध है। सत्याग्रहियों को चुनने का काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया था। विनोबा भावे 17 सितंबर 1940 को वर्धा में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप उन्हें 1940 से 41 के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1958 में विनोबा भावे को नई तरह की सामाजिक क्रांति के प्रति समर्पण और सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में विनोबा भावे काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना और दवाएं लेना बंद कर दिया। 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। 1 साल बाद सन 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 14 से 31 के बीच, वहीं जम्मू में 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 9 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। एक दो स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी प्रियंका, गुजरात में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की खबर सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है 100% नई सरकार, भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री शामिल, रूपाणी सरकार का कोई सदस्य नहीं। बकौल जनसत्ता, बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी मंजूर। वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों की हालत लगातार सुधर रही है। नव भारत टाइम्स कहता है, अब सरकारी बैंकों के फंसे ऋण वसूल करने की चिंता काफी हद तक दूर होगी। बैड बैंक फंसे हुए कर्ज को खरीदेगा। प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन का ब्यौरा लिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने की खबर नव भारत टाइम्स ने दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रोज 3,000 भक्तों को ही दर्शन, कुंड में स्नान करने की मनाही। हरिभूमि की सुर्खी है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में बदलाव की तैयारी, रक्षा मंत्रालय ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। दैनिक जागरण की खबर है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए बनाया गठबंधन ऑकस। दैनिक भास्कर का कहना है, ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से ऑस्ट्रेलिया बनाएगा परमाणु पनडुब्बी। ये भारत के लिए सहयोग का नया मौका लाएगा। पहली बार 4 पर्यटक अंतरिक्ष में गए। हिंदुस्तान के अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रचा इतिहास, 3 दिन तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। क्वाड नेताओं की शिखर बैठक 24 सितंबर को वाशिंगटन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस। देश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन। नागालैंड के पहले प्रौद्योगिकी पार्क का आज शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा संस्थानों को आज और कल बंद करने के निर्देश। ओडिशा में 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। राज्य में मूसलाधार वर्षा के कारण महानदी सहित कई नदियां उफान पर। और हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय के उपलक्ष्य में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।